welcome back. So now we are going to start with the atomic models. Okay? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में है वो है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपने बचपन में पढ़ा रहेगा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो अभी 12th में तो नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा उसके पॉइंट्स अपने को समझना है और ड्रॉबैक समझना है। मेन मतलब रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हमें समझना है। सबको ये तो पता है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसने, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ पॉइंट कंक्लूड किया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे अराउंड द न्यूक्लियस। पूरे एटम का मास है ना, बोलते हैं कि सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। सेंटर पे प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज ऑफ विच न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। एटम्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, ये भी उसने बताया कि एटम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, क्योंकि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था तो बहुत सारे जो अल्फा रेज है वो विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाते थे। मैं पहले ही बोला कि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओके, और मुझे उसमें जाना भी नहीं है, तो बात करते बैठूंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा उसमें। सो बेटर आपको क्या याद रखना मैं बताता हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट करना है, ओके। डिटेल में पढ़ना है पर जेई में, नीट में, सीईटी में तभी डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे रुदरफोर्ड पे जेई में भी बहुत बड़े फॉर्मूलेज और क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल्स है, बट नॉट इन बोर्ड्स। सो लेट अस फोकस। उसने क्या बोला कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है और आजू बाजू में नेगेटिव चार्जेस घूमते रहते हैं। एटम में बहुत सारे फ्री स्पेसेस है, जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्जेस कौन है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है। नेगेटिव चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस कौन है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है। नेगेटिव चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। जितने पॉजिटिव चार्जेस मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने प्लस उतने माइनस, सारे कैंसिल हो गए। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों याद रखो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है? एटम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही थॉट एटॉमिक मॉडल इज लाइक अ प्लैनेटरी मॉडल। जैसे सन सेंटर में और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन दैट एटॉमिक मॉडल बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। एडवांटेजेस भी है, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, पर हम ड्रॉबैक्स पे बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो ड्रॉबैक्स, पहला वाला ड्रॉबैक्स एकदम सिंपल है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन, मतलब अपने को सबको पता है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये तो पता है कि बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक्सेलरेट करता है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, कोई भी चार्ज बॉडी जब एक्सेलरेट करेगी तो वो एनर्जी एमिट कर देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते कैसे, ये एनर्जी एमिट कैसे होती है, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे। तो याद रखो, मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो वो एनर्जी एमिट करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। तो वो एनर्जी क्या करनी चाहिए, एमिट करनी चाहिए। और एनर्जी एमिट करेंगे तो वो क्या करेगा, स्पाइरल पार्ट ट्रेस डाउन करेगा। और अगर वो स्पाइरल पार्ट ट्रेस डाउन करेगा तो जाके किस में गिरेगा, न्यूक्लियस में जाके गिरेगा। और एटम क्या हो जाएगा, एटम इज अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है।
बिकॉज ऑफ विच वो एनर्जी एमिट करेगा तो स्पाइरल पाथ करेगा तो न्यूक्लियस में जाके गिरेगा और वो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पर एटम अनस्टेबल नहीं है, एटम स्टेबल है। तो एटम की स्टेबिलिटी रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की, दैट वाज अ ड्रॉबैक। कैसा क्यों नहीं हो रहा है, एटम स्टेबल कैसे, ये रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक, जब वो स्पाइरल पाथ ट्रेस करेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन की अगर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना चालू हो गया तो वो एनर्जी जो एमिट करेगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एनर्जी स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। तो एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, जैसे एक हॉट बॉडी को आप हीट करो, ओके, आप एक बॉडी को हीट करो, वो एनर्जी एमिट करेगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम एमिट करता है एक हॉट बॉडी। वैसे ही जब ये स्पाइरल डाउन होएगा तो उसका ओमेगा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी एमिट होगी। पर जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है, मतलब एक प्रॉपर पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ ही एनर्जी वो एमिट करता है। ओके, तो ऐसा कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो एनर्जी है स्पेक्ट्रम में वो एमिट नहीं करता, लाइन स्पेक्ट्रम देता है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे एनर्जी एमिट होती है। तो ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ना वो इंक्रीज लाइक अ हॉट बॉडी, क्यों ना वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी एमिट कर रहा है। व्हाई द एटम में से जो भी एनर्जी एमिट होती है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिट होती है। ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन रुदरफोर्ड का जो थियरी था वो फेल हो गया। ड्रॉबैक्स उसके पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, उसके अच्छे पॉइंट्स लिए, नए पॉइंट्स ऐड किए, एक नया मॉडल बना। ठीक है, पर 2 पॉइंट इजी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की, एटम की स्टेबिलिटी रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की। और सेकंड, एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट मैनर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ में एमिट होती है, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में एमिट नहीं होती। ये दोनों पॉइंट उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉबैक्स लिखना है रुदरफोर्ड का, 2 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा है, आपको उधर आंसर मिल जाएगा, पर आप खुद के ओन वर्ड में भी ये लिख सकते हो। ड्रॉबैक याद रखो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल जब करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करना चाहिए, स्पाइरल पाथ बना के न्यूक्लियस में जाके गिरना चाहिए, और एटम अनस्टेबल होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। रीजन एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड ने नहीं दिया, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, अगर वो स्पाइरल पाथ डाउन करेगा, अगर उसकी ओमेगा बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो वो एनर्जी एमिट करेगा ऑफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाली, जो स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा। पर ऐसा होता नहीं है। एक लाइन स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ एनर्जी ही एमिट होता है। तो उसका रीजन भी एक्सप्लेन नहीं किया। सो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन रुदरफोर्ड का जो थ्योरी था वो काफी हद तक फेल हो गया था। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स पूछेंगे, ये 2 ड्रॉबैक्स आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से लर्न करो, ओन वर्ड में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।